हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था। इसमें हमने 4 वीडियो कंप्लीट किए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने वायसराय के बारे में देखा था। आज का जो वीडियो है वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कुछ भूमिका इसकी देख लेते हैं क्या है। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जब अंग्रेज नहीं थे तो कैसी रही होगी। अर्थव्यवस्था अंग्रेजों से पहले की कैसी थी। लोग आपस में आत्मनिर्भर हो गए थे उस समय। ठीक है, सबके पास कुछ न कुछ रोजगार था, मार्केट से लोगों का जुड़ाव बढ़िया था। फिर गांव में कुटीर उद्योगों का अच्छे से काम चल रहा था। कहीं रंगाई, कहीं छपाई, कहीं कपड़े की बुनाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। इस तरीके से जैसे आप नील विद्रोह सुने हैं। ठीक है, तो ये सब काम बहुत धड़ल्ले से हो रहे थे। और भारत की जो स्थिति थी, ये व्यापार के मामले में भारत की स्थिति क्या थी। संतुलन भारत के पक्ष में था। ठीक है, व्यापार संतुलन जो था वो भारत के पक्ष में था। मतलब जो आयात किया जाता था उससे कहीं ज़्यादा निर्यात किया जाता था यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ थी पहले। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसके भी कुछ रीजंस रहे होंगे। तो उसके रीजंस क्या थे। अंग्रेज़ों का काम क्या था कि वो यहाँ से धन विदेश ले जा रहे थे। पहले क्या था, पहले ये लोग सोना चांदी लेकर आते थे, यहाँ से सामान लेकर जाते थे। कहाँ से, भारत से। लेकिन बाद में जब वहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है और कुछ और भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो उन सबको लगता है कि अब जो है सोना नहीं जाना चाहिए, सोना चांदी बाहर नहीं जाना चाहिए, अब हमें कुछ अलग करना है। तो क्या करना था उनको जो है बुलियन व्यवस्था, बुलियन प्रणाली थी। ये क्या थी, ये थी अब जो है हम सोना चांदी नहीं देंगे। ठीक है, दूसरे देशों में क्या करेंगे, हम वहाँ पे अपने उपनिवेश बनाएंगे। लोग जाएंगे, लोग वहाँ खेती करेंगे और पैसा दे के हम सामान लेंगे। ठीक है, तो पैसा दे के सामान ले रहे हैं, यहीं का सामान यहीं पे खरीद रहे हैं, यहीं के लोगों को बेच रहे हैं। तो इससे क्या है, अच्छा यहाँ के लोगों को क्या हुआ कि थोड़ा सा अब लोगों को भी लोगों का मनोबल टूटने लग गया, क्योंकि उनके व्यापार को घाटा हो रहा था, उनकी कृषि को भी घाटा होने लग गया था। साथ में औद्योगिक क्रांति आई तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों को जो फायदा हुआ है, तो वो लोग क्या है, अब वहाँ पे मशीनों में कपड़े बनने लग गए हैं। जब मशीनों में कपड़े बन रहे हैं तो क्या है कि उनके कपड़े जो हैं, उनके सामान जो हैं वो जल्दी बन रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, सस्ते भी हो रहे हैं वो। यहाँ पे क्या है कि आदमी हाथ से काम करता है, ज़्यादा टाइम लगता है, कम उत्पादन हो रहा है और उनका रेट भी हाई है क्योंकि मजदूरी भी देनी होती थी। तो इसी ही लिहाज से उनके सामान से भारतीय बाज़ार पट चुका था और यहाँ के जो मज़दूर थे, जो यहाँ के उद्योग मतलब कारीगर लोग थे, इन सब की व्यवस्था बड़ी ख़राब हो चुकी थी, दयनीय हो चुकी थी। ठीक है, और खेती की व्यवस्था, तो खेती तो बिल्कुल ख़राब थी। क्यों, नील उत्पादन कर रहे हैं कहीं पे ज़बरदस्ती, तिनकठिया प्रथा का याद करिए आप लोग। ठीक है,
तो अब ज़बरदस्ती कि पैसा हम आपको देंगे, आप नील उगाइए। नील उगाने से नुकसान क्या था कि खेत की जो उपजाऊ क्षमता थी वो कमज़ोर हो जाती थी। कैसे हो जाती थी? खेतों में ठंडक आ जाती थी, खेतों में ठंडक आती थी। ठंडक से क्या है? ठंडक से मतलब है कि उनकी उत्पादन क्षमता कमज़ोर हो जाती थी, साथ में उनकी जो मृदा है उसका निम्नीकरण भी होता था। निम्नीकरण मतलब कि उत्पादन क्षमता, वही उपजाऊपन उनका कम हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या है? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या है ये? औपनिवेशिक काल में भारत सरकार, देखिए उस समय गृह शुल्क हुआ करते थे। गृह शुल्क आप लोग पढ़े होंगे, हो सकता है, और पेपर में भी आ चुका है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गृह शुल्क क्या थे। औपनिवेशिक शासनकाल में गृह शुल्क क्या हुआ करते थे, तो वो क्या थे? गृह शुल्क का मतलब था इंग्लैंड में स्थित जो राज्य सचिव था उसके द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय होता था। गृह शुल्क था क्या? इंग्लैंड में जो राज्य सचिव बैठा हुआ है उसके द्वारा भारत सरकार की ओर से किया जाने वाला व्यय क्या था? गृह शुल्क हुआ करता था। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या था ये भी ध्यान रखना है। ये तो आपको परिभाषा एक पता हो गई, परिचय एक हो गया इसका, लेकिन इसमें शामिल क्या क्या थे ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण। क्या थे भाई? सार्वजनिक ऋण, गृह शुल्क था ये। ठीक है, सार्वजनिक ऋण है। रेल पर जो पूंजी लगाई जाती थी, जो रेल पर पूंजी लगाई गई थी उस पूंजी पर जो ब्याज दिया जा रहा था वो भी गृह शुल्क में ही आता था। ठीक है, अगली चीज है कि भारत को दी गई जो सैनिक या अन्य सामग्री की लागत होती थी वो भी गृह शुल्क में आ रही है। भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले जो नागरिक और सैनिक शुल्क होते थे वो भी गृह शुल्क में आते थे। इंग्लैंड में राज्य सचिव का जो सारा व्यय होता था, राज्य सचिव का सारा व्यय 1919 तक, राज्य सचिव का पद कब आता है? 1858 में। तो 1919 तक भारत राज्य सचिव पर जितना भी खर्चा हो रहा है वो सब गृह शुल्क में ही शामिल किया गया था। ठीक, इसके साथ साथ क्या था कि भारत सरकार के द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले पेंशन और भत्तों को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो हमने एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द वो कौन सा शब्द है? वो है कि भारत के बाहर जो भी युद्ध लड़े गए थे उसमें जो भी अंग्रेजों के द्वारा पैसे का उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया, जो भी किया गया वो गृह शुल्क में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, उसको गृह शुल्क में शामिल नहीं किया गया था। इतना ध्यान रखना है कि भारत के बाहर जो भी युद्ध लड़े गए थे उसमें अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि जो थी वो गृह शुल्क में शामिल नहीं की गई थी। ठीक है, चलिए, तो आपको गृह शुल्क पता हुआ, इसकी परिभाषा, और पता हुआ गृह शुल्क क्या क्या होते हैं या होते थे। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए इसमें लिखा भी गया है गृह शुल्कों पर भारत नहीं थी, भारत से बाहर जो युद्ध लड़े जाते थे अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस एक शब्द का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस क्या था भाई? इंपीरियल जो प्रेफरेंस था वो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। इसके तहत क्या होता था? ब्रिटिश आयातों पर, मतलब जो वहाँ से आते थे, यहाँ पे जो ब्रिटेन से भारत आते थे सामान, उन पे नाम मात्र का शुल्क लगाया जाता था या फिर वो शुल्क बिल्कुल भी नहीं लगता था। लेकिन जो भारत से कोई सामान निर्यात किया जाता था तो उस पे शुल्क लगाया जाता था, और शुल्क ही नहीं लगता था, उस पे भारी भरकम शुल्क लगाया जाता था। भारी भरकम शुल्क लगाया जाता था, ये शब्द है, इसी में इंपीरियल प्रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है,
तो एम्पीरियल प्रेफरेंस में मतलब सीधा सीधा है, आयातों पर तो ठीक है, नाम मात्र का लग रहा है या फिर नहीं भी लग रहा है, लेकिन जो निर्यात पर शुल्क लग रहे हैं वो बहुत भारी भरकम लगते थे, ये ध्यान रखना। नॉर्मल है, सिंपल सी लैंग्वेज में यही है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लें। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में क्या हुआ कि धनिक वर्गों के द्वारा क्या किया गया कि भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दी गई। मतलब ब्रिटिश शासन दौरान भारत में धनिक वर्ग के द्वारा क्या किया गया कि भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दी जाने लगी थी, और इसके कारण क्या हुआ कि उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था। तो भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दी जाने के कारण क्या हुआ है कि उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया है। इसके तहत, ठीक है, इसके लिए क्या हुआ है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ का लोकल उद्योग धंधा नहीं था, या उद्योगपति नहीं थे कोई, ठीक है। अब देखिए एक व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था है ये, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त आप लोग जानते होंगे क्या है। स्थायी बंदोबस्त ये स्टार्ट की गई है 1793 में, सबको पता होगा। शुरू किसने की है, याद करिए, 1786 से 1793 तक कौन है, कॉर्नवालिस, ठीक है। तो कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस कौन है, कॉर्नवालिस वही है जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी क्रांति में हारा हुआ एक सिपाही था। उसको जब अमेरिका से छुट्टी मिली तो क्या किया, उसको भारत भेजा गया, तो वहाँ से वो सीख लेके आया था, तो यहाँ पे उसको कुछ सुधार करने थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो कॉर्नवालिस वही था, एक हारा हुआ सिपाही था अमेरिका में अमेरिकी क्रांति के दौरान, और उसको भारत में भेजा गया था, क्या बना के, गवर्नर जनरल बना के, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त है, ये स्थायी बंदोबस्त, इसी को इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, 4 शब्द यूज होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है सबको, ठीक है। कॉर्नवालिस है, यही कहाँ पे चल रहा है, ये स्थायी, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी कहाँ पे कहाँ लागू हुई है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र। ध्यान रखना है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में इसको लागू किया गया था 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। और ये अगर इस तरीके से आया कि ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्र पर लागू हुआ, भूभाग पर लागू किया गया था, तो 19% भूभाग पर। अब इसमें क्या हुआ, जमींदारों के नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया, इसमें नए नए जमींदार बने, ठीक है, नए नए जमींदार बने। और लगान क्या है कि लगान 10/11 भाग कंपनी को देना था, 1/11 भाग अपने पास रखना था जमींदारों को। मतलब अगर इन्होंने 10 रुपया, मान लीजिए 11 रुपये इन्होंने वसूल लिया, तो 11 रुपये में 10 रुपया तो तुम कंपनी को दे दो, और 1 रुपये अपने पास रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की व्यवस्था नहीं की गई, या यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि आप कितना वसूलोगे, लोगों से कितना वसूलोगे, इस बात की गारंटी नहीं दी गई, यह सुनिश्चित नहीं किया गया था, ठीक है, कि आप लोगों से 11 रुपया ही वसूलना, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ये बोल दिया गया ठीक है आप जितना भी वसूलिए उससे हमें नहीं मतलब, लेकिन आप 10 रुपया हमें देंगे, 1 रुपया अपने पास रखेंगे, या 10/11 भाग हमें देंगे, 1/11 भाग अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो है टैक्स वसूलने का जो काम था उसको सुनिश्चित नहीं किया गया था, वसूले जाने वाले टैक्स को सुनिश्चित नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसमें देखिए दिया गया रकम सुनिश्चित नहीं की गई थी, ठीक है। अब रकम जब सुनिश्चित नहीं की गई थी तो इसमें क्या है ऐसा, अब देखते हैं आगे क्या है कि जमींदार क्या थे, छोटे पूंजीपति थे। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो ये जमींदार लोग थे वो क्या थे, छोटे छोटे पूंजीपति लोग थे। और इसमें क्या हुआ, भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, भू राजस्व वसूली के लिए
लागू की गई दूसरी व्यवस्था, इन्होंने लागू की थी दूसरी व्यवस्था, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें क्या है, इसी को हम स्थायी बंदोबस्त या जागीरदारी मालगुजारी रही जो कुछ बोलते हैं इसको, इसके जो चार नाम इस्तेमारी टाइप का, तो इसमें क्या है, एक नाम, तो इसमें एक मिनट फिर से, स्थायी बंदोबस्त है, इस्तेमारी है, जागीरदारी है, मालगुजारी है, एक और नाम इसका है बीसवेदारी। बीसवेदारी, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं सूर्यास्त कानून भी बोलते हैं इसे। अब भाई सूर्यास्त कानून क्यों बोलते हैं? सूर्यास्त कानून का मतलब था कि जैसे मान लीजिए कि बोल दिया गया कि 5 तारीख को या 2 तारीख को हमें लगान मिल जाना चाहिए, ठीक, तो 2 तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले आपको राजस्व पहुंचा देना है अंग्रेजों के पास, नहीं तो क्या होगा, आपकी ज़मींदारी जब्त कर ली जाएगी। ज़मींदारी जब्त कर ली जाएगी। अब ज़मींदारी अगर जब्त कर ली जा रही है, अगर सूर्यास्त से पहले नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्थायी नहीं है ये व्यवस्था जो थी वो स्थायी नहीं थी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी क्या थी? रैयतवाड़ी लागू हुई है दक्षिण भारत में, जहाँ पे ज़मींदार नहीं होते थे, वहाँ पे किसान लोग होते थे। तो रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है। तो यहाँ पे किसानों से सीधा समझौता किया गया कि ठीक है ना। तो किसानों से समझौता किया गया। देखते क्या है कि टॉमस मुनरो हैं और कैप्टन रीड, ये दो लोग हैं इसमें। ये दोनों लोग क्या, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जो हैं, इनको जन्मदाता माना जाता है। और इन्होंने सबसे पहले इसको शुरू किया था तमिलनाडु के बारामहल ज़िले में। तमिलनाडु के बारामहल ज़िले में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, यहाँ पे ये चालू किया गया था। बम्बई कुछ हिस्सा रहा है, पूर्वी बंगाल भी रहा, मद्रास है, असम है और कुर्ग है। यहाँ सब इन चीज़ों को चालू किया गया था, ठीक है। अब रैयतों को मालिकाना हक दिया गया, मतलब किसानों को यहाँ पे मालिकाना हक दिया गया। वहाँ पे ज़मींदारों को दिया गया था, यहाँ पे किसानों को दिया जा रहा है। किसानों को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ज़मींदार नहीं थे, यहाँ पे ज़मींदार की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, ठीक है। अगली चीज़ है कि कर का भुगतान क्या करते थे, बीच में बिचौलिया नहीं था कोई, बीच में बिचौलिया नहीं था भाई। तो यहाँ पे जब बिचौलिया नहीं है तो कौन करेगा ये सब? ये सब किसान लोग सीधा क्या करेंगे, सरकार को कर दे देंगे ले जाके, ठीक है। अब बिचौलिया नहीं है। अब स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ था, स्थायी बंदोबस्त में बिचौलिए थे। वो बिचौलिए क्या करते थे, वसूली खूब करते थे, पेट भर भर के खूब हैं वसूली करते थे। लेकिन जब देने की नौबत आती थी तो अपनी तरफ से वो हाथ खड़े कर देते थे। हो सकता है कि इतना ही वसूली हुई, इतनी हुई है, ये हुआ, ऐसा हुआ, तो इतना हम आपको दे रहे हैं क्योंकि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, या फिर अकाल आया, सूखा पड़ा, कुछ भी बोल देते होंगे। तो इसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों का नुकसान हो गया था, अंग्रेज़ों का फ़ायदा नहीं हुआ। ज़मींदारी इस्तेमारी बंदोबस्त में, स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेज़ों का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बिचौलिए बहुत सारे हो गए, ठीक है ना। अब जहाँ पर बिचौलिए होंगे वहाँ पे फ़ायदा की गुंजाइश बहुत कम होती है फिर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बिचौलिया नहीं है, लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि अंग्रेज़ों को यहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि कर का भुगतान सीधे सरकार करेंगे। कृषक जो है, यहाँ पे कृषक भू स्वामित्व की स्थापना हुई। कृषक जो थे वही उसके मालिक, ज़मीन के मालिक यही किसान लोग बन गए थे, ठीक है। चलिए, इसमें ध्यान रखना है। अब हम आपको बताएं, मालिकाना हक दिया जा रहा है और कब्ज़ादारी। मालिकाना मतलब मालिक है कि एक ज़मीन का मालिक है कौन, किसान, तो कब्ज़ा भी तो इसी का हुआ ना, तो कब्ज़ादारी भी व्यवस्था यही है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है
इसके तहत 51% क्षेत्र को शामिल किया गया था। ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र को शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि लगान की जो वसूली हुई उसमें कठोरता से की जाती थी और लगान की दर जो थी इसमें बहुत ऊंची थी। लगान की दर काफ़ी ऊंची है, लगान बहुत ज़्यादा है, लगान की दर बहुत ऊंची है और साथ में जो भी लगान वसूली होती थी वो बहुत कठोरता के साथ वसूली की जाती थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए यहाँ पे देखिए दिया गया है 51% भाग पर और लगान की दर काफ़ी ऊंची होती थी। ठीक है, अब आते हैं, एक व्यवस्था है महालवाड़ी। महालवाड़ी क्या है भाई? महालवाड़ी जो है भू राजस्व कृषक के साथ नहीं था। ये महालवाड़ी पद्धति में, महाल का मतलब होता है गांव, ध्यान रखना, महाल का मतलब है गांव। तो यहाँ पे किसी किसान के साथ नहीं, यहाँ पे गांव के साथ हुआ समझौता कि भाई ठीक है आप इतना वसूलिए, इसको हमें दे दीजिएगा, बाकी आप रखो अपने पास। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या है कि यहाँ पे जागीर जो होते हैं, जागीरों के साथ मतलब छोटे छोटे जागीर के गांव के अपने होते थे कि किसी को सुनिश्चित कर दिए कि आप वसूल के हमें पहुंचाइए और अपना हिस्सा आप रखिए अपने पास, ऐसा कुछ था। तो जागीर का एक भाग स्थापित किया गया इसमें। इसके अंतर्गत ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज क्या करता था, उस भूमि को संभाल लेता था। महाल के अंतर्गत की बात बता रहे हैं कि महाल में अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ता था तो उसकी भूमि को संभालने का काम था समाज का। ठीक है, तो ग्राम समाज ही जो था वही सम्मिलित भूमि मतलब शामलात। शामलात एक शब्द है, क्या नाम है? शामलात। शामलात का मतलब क्या होता है? शामलात का मतलब होता है ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि जो होती है, ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि को शामलात बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो शामलात के बारे में ध्यान रखना, शामलात शब्द जो है वो इसी से संबंधित है। अब ये कहाँ कहाँ शुरू किया गया इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखते हैं कहाँ कहाँ शुरू किया गया भाई। तो ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब। कहाँ कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में शुरू किया गया। और ये भी ध्यान रखना कि कुछ परिवर्तनों के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत 30% भाग शामिल हुए थे। ठीक है, 30% भाग इसमें शामिल हुए थे। इसमें क्या था, इसमें हमने बताया कि महाल से समझौता किया गया है किसान। ठीक है, तो महाल का मतलब जागीर है, कोई जागीरदार है, तो नए नए जागीरदारों का उदय होता है। कुल मिला के इन व्यवस्थाओं से इनका विशेष फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए एक इतना समझ लिए। आगे देखते हैं कि धन बहिर्गमन की कुछ बातें बोली गई थी। धन बहिर्गमन क्या है? धन बहिर्गमन का मतलब है कि आपको कोई भी काम पड़े, आपको छींक आ रही है, आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, दूसरे की जेब से पैसा निकालेंगे, भाई डॉक्टर को फीस देनी है, पैसा दे दीजिए, इस तरीके से। तो धन का बहिर्गमन क्या है कि आप कुछ भी करके किसी भी बहाने से भारत से पैसा ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। इसके बारे में क्या हुआ, इसके बारे में दादा भाई नौरोजी का नाम आपको पता है, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था और यही सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, तो पॉइंट्स उनके थे, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द
कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये 4 चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो बहिर्गमन सिद्धांत क्या है कि इसमें क्या है कि सामान का पैसे का क्या है हस्तांतरण हो रहा है भारत से बाहर, तो इसका मतलब ये है कि इसके बदले में क्या दे रहे हैं, इसके बदले में वो भारत को क्या दे सकते हैं, दे तो बहुत कुछ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं दिया भारत को, सिर्फ पैसा उठा के लेके वापस चले गए। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, आगे है जो दादा भाई नौरोजी तो वही हैं, दूसरे और हैं रमेश चंद्र दत्त, का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो रमेश चंद्र दत्त कौन है भाई, रमेश चंद्र दत्त भी बहिर्गमन सिद्धांत के एक प्रणेता ही, मतलब धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में इन्होंने भी बोला था। तो रमेश चंद्र दत्त के बारे में क्या है कि इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त की है। इन्होंने इसमें बताया था, क्या बताया था इन्होंने कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया इन्होंने, साथ में सकल राजस्व का आधा भाग जो बताया इन्होंने, धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो है वो क्या है, किस पे आधारित है, वो कैसा है, तो उन्होंने बताया कि सकल राजस्व जो हमारा है उसका आधा भाग ये लोग बाहर लेके जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला। अब इनके बारे में क्या है कि ये कहते हैं कि सकल राजस्व का जो आधा भाग है वो हर साल बाहर जा रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको पता हो गया कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। अभी और है इसमें, देखिए 1896 है, 1896 में क्या हुआ है, कलकत्ता अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। इसमें क्या एक्सेप्ट किया गया कि भाई बहिर्गमन सिद्धांत, तो बहिर्गमन चल रहा है, धन का बहिर्गमन तो चल रहा है, मतलब धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। ठीक है। चलिए, अच्छा कांग्रेस ने एक चीज़ और बोला कि ये जो अकाल पड़ रहे हैं हमारे यहाँ, भूखमरी आ रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है, लोगों के पास निर्धनता आ रही है, वो सिर्फ एक कारण है उसका, और वो है धन का बहिर्गमन। ठीक है। ये कब स्वीकार किया गया है, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष के बारे में बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये प्रश्न है। चलिए, सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान कौन है, ये ब्रिटिश सत्ता के बने रहने में ही मुस्लिम समाज का विकास संभव मानते थे, मतलब कुल मिला के ब्रिटिश शासन के प्रति ये वफादार थे, और इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन में ही, ब्रिटिश सत्ता के बने रहने में ही मुस्लिम समाज का विकास संभव हो सकता है। अतः दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं किया इन्होंने। तो मानना ये भी है कि दादा भाई नौरोजी के उत्सारण का सिद्धांत, जो धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया था, उसको स्वीकार नहीं किया था किन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है। चलिए और भी देखते क्या है आगे। दादा भाई नौरोजी हैं और WC बनर्जी, इन दोनों लोगों ने कुछ काम किया होगा। तो काम क्या किया था इन्होंने, ये दोनों लोग मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कितने की थी, इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी ने। ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। तो 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने दादा भाई नौरोजी। ठीक है। चलिए, एक किताब है दादा भाई नौरोजी की, नाम है उसका, थोड़ा सा ध्यान बता देते हैं ये भी,
दादा भाई नौरोजी की एक किताब है, नाम है इकोनॉमिक ड्रेन थियरी। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। इसका हिंदी में क्या मतलब है? हिंदी में इसका मतलब है अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत। किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने अंग्रेजी राज की शोषक नीतियों का अनावरण किया है। किसमें? इकोनॉमिक ड्रेन थियरी में। इकोनॉमिक ड्रेन थियरी में दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा भी है कि भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है ब्रिटिश राज्य, जिसके कारण देश निर्धन बनता जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ड्रेन थियरी दी थी। ठीक है, चलिए आगे है, फिर आगे थोड़ा देख लेते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास क्या है भाई? शिक्षा हमारे यहाँ पहले कैसी होती थी? गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। तो गुरुकुल में जो शिक्षाएं दी जाती थी वो ऐसा तो था नहीं कि मतलब जैसे मौसमी वाला कि घर पे काम पड़ गया, छुट्टी हो गई, चलो ठीक है काम करके आ जाओ, फिर पढ़ाई करना। तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होंगी वहाँ उस समय। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में जब आधुनिक भारत में शिक्षा की नींव रखी जाने लगी उस समय कुछ इसमें परिवर्तन किए गए। अब वो परिवर्तन क्या रहे इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम कि वो परिवर्तन जो किए गए हैं अंग्रेज़ों के द्वारा वो कैसे रहे हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ों की जो भी शिक्षा नीति रही है वो इसलिए नहीं रही है कि आपको शिक्षित करना है और आप बड़े बड़े अफसर बन जाएं। उनका सिर्फ एक मतलब मकसद था कि आप लोगों को पढ़ लिख के शरीर तो ठीक है हिंदुस्तानी रहो, लेकिन मन से दिमाग से क्या है कि आप अंग्रेज रहो। ठीक है, मतलब उनका सपोर्ट करते रहिए आप लोग और कलर छोटी मोटी नौकरी आपको देते रहेंगे वो लोग। ठीक है ना, ये काम था इनका। चलिए बहरहाल शिक्षा का विकास देख लेते क्या है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स था ना, याद है कि 1773 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग रहा है। ठीक है ना, तो 1773 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग रहा है। इसने जो है 81 में मदरसा की स्थापना की भी। कहाँ? कलकत्ता में। इसका पहला प्रमुख जो नाजिन था, पहला प्रमुख नाजिन जो मदरसा के पहले प्रमुख नाजिन थे, नाम था उनका मुल्ला मुजिदुद्दीन। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में जिस मदरसा की स्थापना की गई थी उसके पहले प्रमुख जो थे, नाजिन जो थे, उनका नाम था मुल्ला मुजिदुद्दीन। इसमें क्या होता था? इसमें फ़ारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। फ़ारसी, अरबी, मुस्लिम कानून इसमें पढ़ाया जाता था। ठीक है, इसके स्नातक जो होते थे ब्रिटिश राज में दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। किसके? इसी के मदरसे के जो स्नातक होते थे वो क्या काम करते थे? वो दुभाषीय के रूप में लोगों की सहायता करते थे। ठीक है, साथ में अगला है 1791। ये क्या है? जोनाथन डंकन है एक। जोनाथन डंकन ने क्या किया है? बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट रहा है। ये जोनाथन डंकन बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट रहा है। तो ध्यान ये भी रखना कि 1791 में है। कौन उस समय रहा है? उस समय रहा है 86 से 93 वाला। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1791 में जोनाथन डंकन जो कि बनारस का ब्रिटिश रेजिडेंट था, इसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसमें हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करने के उद्देश्य से बनाया गया था ये। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, आगे भी देखते हैं क्या है। आगे है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता। पेरिस की
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए देखिए कुछ किताबों के आते हैं, वो किताबों का अनुवाद किया गया हुआ, तो उनके बारे में भी आता अंग्रेजी अनुवाद। पहला अंग्रेजी अनुवाद किसका भाई? भगवत गीता का। किसने किया था? विल्किंस ने। ये कौन है? विल्किंस कब किया है? तो किया है वॉरेन हेस्टिंग के समय में। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम क्या है? 1773 से 1785 तक रहा है ये। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के आने से लेकर पिट्स इंडिया एक्ट तक रहा है, मतलब 12 साल तक रहा ना, 1773 से 1785 तक। तो ध्यान रखना कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में विल्किंस ने भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, ध्यान रखना है, फैक्ट भी है और थोड़ा सा स्टेटमेंट के रूप में भी हो सकता है। विलियम जोन्स है एक, ये कौन है? ये हैं विलियम जोन्स, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं एक। विलियम जोन्स कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इनकी प्रेरणा से क्या किया गया कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और इसके सभापति कौन बने? विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, इनके प्रेरणा से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और जिसके सभापति खुद विलियम जोन्स बने। तो एशियाटिक सोसाइटी क्या है भाई? एशियाटिक सोसाइटी जो है, इस संस्था ने क्या किया था? एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी ने एशियाटिक रिसर्चेज नाम की एक पत्रिका निकाली, और जो एशियाटिक रिसर्चेज नाम की जो पत्रिका निकाली गई उसमें क्या बताने का प्रयास किया गया कि भाई भारत का जो अतीत रहा है वो किस तरीके से रहा है, कैसा रहा है, ये चीज़ बताने का प्रयास किया गया है। किसमें? एशियाटिक रिसर्चेज में। ठीक है, चलिए एक चीज़ थोड़ा सा है कि हॉल हेड है एक, हॉल हेड के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है कि हॉल हेड नाम है। हॉल हेड ये फैक्ट हो सकता है और एक स्टेटमेंट के रूप में भी प्रश्न बन सकता है इसमें। तो हॉल हेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया था। अगर संस्कृत व्याकरण प्रकाशित करने की बात आती तो हो सकता है कि आपके दिमाग में किसी भारतीय व्यक्ति के बारे में बात होती, किसी भारतीय का नाम आता ना, लेकिन ये हॉल हेड हैं जो कि 1778 में संस्कृत व्याकरण को प्रकाशित किया था। तो ध्यान रखना है स्टेटमेंट के रूप में भी और फैक्ट के रूप में भी। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या है। विलियम जोन्स 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस तरीके से अलग अलग नहीं, विलियम जोन्स ने सबसे पहले किया भगवत गीता, महाभारत नहीं, भगवत गीता का अनुवाद किया अंग्रेजी में। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम और भगवत गीता का अनुवाद किसने किया है? विलियम जोन्स ने। एक का किया है 1789 में और दूसरे का कब किया है? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही दोनों का हुआ है। नहीं, एक का वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ भगवत गीता का, लेकिन जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो 1789 में हुआ। क्यों? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या है भाई? वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड 1773 से 1785 है। ठीक है, तो 85 में जब हट जाता है तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसके समय में हो रहा है? उसका अंग्रेजी अनुवाद वो हो रहा है कार्नवालिस के समय में। ये भी आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जोड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपके फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो हैं मजबूत रहेंगे। चलिए, हंटर आयोग है। ये हंटर आयोग क्या भाई? हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जोर दिया है। हंटर आयोग बनाया गया था 1882 में। 1882 में
आयोग बना डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में। 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन, जिसका काम क्या था, प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर देने के लिए एक रिपोर्ट निकाली थी इनको। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि 1854 में एक रिपोर्ट आई थी, नाम क्या था इसका? 1854 में जो रिपोर्ट आई थी, वुड्स डिस्पैच, यही था ना, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। तो इसके बाद ये ऐसी इस समिति रही है दूसरी। ठीक है, तो 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है, क्या विकास हुआ है, उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग ने क्या किया, रिपोर्ट दिया, तो उसमें क्या बताया उन्होंने? हंटर आयोग ने बोला कि भाई प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया जाए और उसका विकास भी किया जाए। ठीक है, यही इसी बात पर जोर दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर 1905 को क्या हुआ कि रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। और इसमें इसी समय में क्या हुआ कि 16 नवंबर को 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। इस सम्मेलन में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है 16 नवंबर 1905 को, इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ है कि राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला लिया गया। तो भाई इस सम्मेलन में क्या है कि राष्ट्रीय साहित्यिक बोल रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लिखावट पे नहीं देखना, ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ था 16 नवंबर 1905 को हुए कलकत्ता की सम्मेलन में। ठीक है ना। इसके बाद है कि अब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद तो बनी, लेकिन अब इसकी स्थापना जो हुई है वो किसके द्वारा की गई, ये भी तो ध्यान रखना, ये भी एक सवाल है। तो ये जो स्थापना इसकी हो रही है वो सद्गुरु दास बनर्जी हैं, एक सद्गुरु दास बनर्जी नाम है इनका। तो इनके द्वारा 15 अगस्त 1906 को क्या किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि 16 नवंबर 1905 को क्या हो रहा, कलकत्ता में सम्मेलन बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया? क्योंकि राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का फैसला लिया गया। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि 1906 में 15 अगस्त को क्या किया गया है, सद्गुरु दास बनर्जी नाम है, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। अच्छा, यहाँ पे देखिए दिया गया है 1905 में एक सम्मेलन बुलाया गया, राष्ट्रीय साहित्यिक, सब ठीक हो गया, ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब क्या हुआ कि सैडलर आयोग था ना एक, तो सैडलर आयोग क्या था? सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित ये भी है, ये प्रश्न आ चुके हैं पहले से। तो ध्यान रखना कि जो सैडलर आयोग है वो शिक्षा से संबंधित है। इसमें क्या है, ठीक है ना। तो सैडलर आयोग क्या है, शिक्षा से संबंधित है। चलिए, इसमें ये क्यों हुआ ऐसा? ये हुआ 1917 में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो
तो 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालयों की संभावनाओं का अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं का अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया। और सैडलर आयोग जो गठन किया गया, सैडलर का नाम क्या था? M.E. सैडलर। M.E. सैडलर जो थे वो कौन थे? M.E. सैडलर जो था, सैडलर नाम है ना, सैडलर जो थे वो लीड्स विश्वविद्यालय है, लीड्स विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलाधिपति थे। ठीक है, तो ये लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे M.E. सैडलर। ठीक है, चलिए अब सैडलर आयोग बन रहा है तो इसमें 2 भारतीय सदस्य भी शामिल किए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देख लीजिए, ये देखिए लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसमें 2 भारतीय सदस्य रहे। नाम क्या था इनका, ये ध्यान रखना, सैडलर आयोग में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। नाम था डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो सैडलर आयोग में 2 भारतीय हैं, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक नाम है ने अपनी काउंसिल में विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया और इसमें अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया गया था। क्या नाम है इनका? नाम है विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया है। और किसके नेतृत्व में? काउंसिल के विधि सदस्य हैं लॉर्ड मैकाले। इसका भारत का पहला विधि सदस्य भी कहा जाता है किसको? लॉर्ड मैकाले को। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है विलियम बेंटिक के द्वारा, और इसमें अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया गया है। ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जो सैडलर आयोग था, सैडलर आयोग का हम ये नहीं बताया कि इसका काम क्या था। तो सैडलर आयोग जो था भाई, ये काम क्या था इनका काम था, यदि विश्वविद्यालयी शिक्षा का सुधार करना है, इन्होंने बोला था, तर्क दिया था सैडलर आयोग ने कि अगर विश्वविद्यालयी शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। मतलब सैडलर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना कि माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने का काम किया है सैडलर आयोग ने। ठीक है, चलिए, तो ये सब हो गया। अंग्रेजी भाषा का समर्थन कर रहे हैं मैकाले समिति, जो कि विधि सदस्य रहे हैं विलियम बेंटिक के समय में, उनकी काउंसिल के विधि सदस्य हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अच्छा, विलियम बेंटिक हैं तो ये भारत के गवर्नर जनरल हैं। 1833 के आसपास की बात होगी ना। चलिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या है। एक है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ये क्या है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इसमें ये था कि अगर शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाती है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत नाम था द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन नाम था इसका। तो इसका ये मतलब था कि अगर समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाती है तो इस वर्ग से शिक्षा छन छन कर क्या करेगी? वो जन सामान्य तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना। चलिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है क्या था क्या नहीं था। देखिए, 1835 में मैकाले समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो विलियम बेंटिक वही थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, हम गलत नहीं हुए। ठीक, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव की अगर बात करते हैं तो 1835 में जो मैकाले समिति बनाई गई थी, या मैकाले का जो स्मरण पत्र था उससे पड़ी है। आज के समय जो शिक्षा नीति है, शिक्षा प्रणाली है, वो मैकाले से शुरू हुई है। ठीक है, मैकाले के स्मरण पत्र से शुरू हुई है ये। ठीक है, तो मैकाले ने क्या किया? मैकाले ने कुछ चीज़ें बोली हैं
जैसे क्या है, इन्होंने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना कुछ शब्द दिया, बड़े अच्छे अच्छे शब्द दिए थे। कैसे थे ये लोग, देखते हैं। तो इसने क्या बोला था मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के बारे में, कि यदि यूरोप के एक पुस्तकालय की जो एक अलमारी का एक कक्ष है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष जो है, उसमें भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, तो इसने बोला था मैकाले ने ये, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि मैकाले की जो रिपोर्ट आई थी वो कब एक्सेप्ट हुई है। तो लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट आई वो एक्सेप्ट की गई है 1835 में। 1835 में मैकाले की रिपोर्ट को मान लिया गया, स्वीकार किया गया, और उसमें कहा गया कि भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। ठीक है ना। चलिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला 54 का वुड्स डिस्पैच, हमने अभी बताया था पीछे कि 82 में जो बना था, 82 से पहले 1854। तो इसी की रिपोर्ट को, के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है उसी पर रिपोर्ट देने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, 1882 में। चलिए, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो थे, चार्ल्स वुड थे नाम है इनका। तो वुड डिस्पैच के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर क्या किया गया, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई। ठीक है ना। वुड्स डिस्पैच के आधार पर ही, जो कि 1854 में प्रकाशित हुआ था, मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा का। इसी के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। ठीक है। देखिए, एक है D.K. कर्वे, ढूंढू केशव कर्वे नाम है। तो इन्होंने क्या किया, बम्बई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। अब ढूंढू केशव कर्वे कौन भाई, ये जो हैं महाराष्ट्र में, एक मिनट, ढूंढू केशव कर्वे या फिर D.K. कर्वे। तो D.K. कर्वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए, किसने, D.K. कर्वे ने, D.K. कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए क्या किया, इन्होंने विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है कि विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना किसने की है, D.K. कर्वे ने की थी। क्यों की थी, विधवाओं के उत्थान के लिए। ठीक है। दूसरी चीज, 1896 में D.K. कर्वे ने क्या किया कि पूना है, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। 1896 में इन्होंने, D.K. कर्वे ने एक विधवा गृह की स्थापना की। दूसरी चीज, D.K. कर्वे ने ही क्या किया कि खुद ही एक ब्राह्मणी विधवा से शादी भी कर लिए थे। कौन, D.K. कर्वे। D.K. कर्वे के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इनको 1958 में भारत रत्न से नवाजा गया है। तो D.K. कर्वे महाराष्ट्र में समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की 1896 में। साथ में विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की इन्होंने। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखना है, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने की। ठीक है। 1958 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। साथ में ध्यान में भी रखना कि इन्होंने ब्राह्मणी विधवा से विवाह भी किया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए लिखा गया है, सब बताया गया आपको। ये तो 1896 में D.K. कर्वे स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किए, भारत रत्न से 58 में
सम्मानित किया। ठीक है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी क्या है? ये 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल के साथ पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। डेक्कन एजुकेशनल स्कूल की स्थापना अगर मूल रूप से देखी जाए तो न्यू इंग्लिश स्कूल के रूप में 1880 में पुणे में स्थापित की गई थी। न्यू इंग्लिश स्कूल के साथ, स्कूल के रूप में नहीं, न्यू इंग्लिश स्कूल के साथ पुणे में इसकी स्थापना 1880 में हुई और 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो है औपचारिक रूप से गठित की गई। तो 1880 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई 1880 में, किसके साथ? न्यू इंग्लिश स्कूल के साथ, पुणे में की गई। 1884 में औपचारिक रूप से गठित हुई। इसके संस्थापक रहे हैं B.K. चिपलूणकर, B.G. तिलक, M.V. नामजोशी। कौन कौन है? V.K. चिपलूणकर, B.G. तिलक, M.V. नामजोशी, ये 3 लोग इसमें प्रमुख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए आगे है 1817 का टाइम है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ हैं। इन दोनों के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर 1817 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ कभी कभी प्रश्न इस पे आता है। हिंदू कॉलेज की स्थापना की है इन्होंने। ठीक है। चलिए, मेयो कॉलेज है, मेयो कॉलेज। तो मेयो कॉलेज एक लाहौर में है, 1875 में स्थापित हुआ है। मेयो कॉलेज ही, इसकी स्थापना एक अजमेर में भी हम बताए थे, अजमेर में भी बना था 1875 में ही। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जो आज का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ साथ दिल्ली कॉलेज भी बना था 1824 में। इन पे प्रश्न आ चुका है, इसलिए यहाँ पे ये बताए गए हैं। तो इनकी स्थापना वर्ष के साथ में क्या करना था? इनको सजाना था आगे पीछे क्रमवार रूप से। ठीक है। अब आते हैं 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद 1919 से 1938 तक कुलपति रहे हैं कौन? मदन मोहन मालवीय। हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन, इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, किसान नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। ठीक है ना। तो 1916 में जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना हुई है 1916 में। और 1916 में उसकी स्थापना के बाद 1919 से 38 तक कुलपति रहे हैं मदन मोहन मालवीय। इन्होंने कुछ पत्रिकाएं निकाली थी हिंदी और अंग्रेजी में। नाम था इसका हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा और किसान। ठीक है। तो इन पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया था? प्रकाशन किया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो इन पत्रिकाओं से संबंधित कौन है? हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, किसान। इससे संबंधित कौन है? मदन मोहन मालवीय, जो कि 1919 से 1938 तक क्या रहे हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अब अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।